हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के समाजवाद एवं साम्यवाद लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 10th सोशल साइंस। यह प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है हिस्ट्री के, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 है, समाजवादी दर्शन क्या है? उत्तर, समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह जो समाजवादी होता है वह निजी स्वामित्व की जगह धन या समान वितरण पर जोर दिया जाता है। समाजवादी शोषण मुक्त समाज की स्थापना करता है। इसमें ऐसे समाज को नहीं बैठाया जाता है जो स्वतंत्र रूप से नहीं हो और किसी का दबाव नहीं दिया जाता है इन पर। समाजवादी शोषण मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, इसमें जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, कारखाना तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार हो। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर सारे समाज के लिए होता है। इसमें ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक ही आदमी इसका लाभ उठा सकता है। इसमें पूरे ही समाज के लोग को लाभ मिलता है और पूरे समाज इसमें अपने स्वेच्छा अनुसार कार्य करते हैं और समाज के अनुसार अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते हैं और समाजवादी दर्शन का प्रयोग कर अपने आप में सुधार लाते हैं। इसे ही समाजवादी दर्शन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, समाजवाद क्या है? चलिए उत्तर देखते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी विचारधारा होती है जिसमें समाज के हितों के द्वारा कार्य किया जाता है, जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। इसमें आधुनिक काल में जो नए नए समाज का आयाम किया है। और समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक या सामूहिक समान वितरण पर जोर दिया जाता है। यह एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही रोज़ाना वीडियो देखने के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, साम्यवाद एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? चलिए उत्तर देखते हैं। रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। जब रूस में क्रांति हुई तो उसके बाद जो थे ना, वहाँ पे नए समाज आर्थिक व्यवस्था की गई। सामाजिक असमानता समाप्त कर दीजिए और इसमें जो सामाजिक असमानता थी, भेदभाव थे, उनको समाप्त कर दिया गया। वर्गहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत रूप बदल दिया गया। और यहाँ पे जो समाज थे उस पर रूसी समाज का परंपरागत बदल दिया गया। और स्वाभाविक अगर कोई सरकार बदलता है तो उसका कानून व्यवस्था में भी कुछ चेंजेज आते हैं। पूंजीवादी और जिम्मेदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया और यहाँ पे जो जमींदार थे उनको ख़त्म कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रहा। समाज में जो थे पहले वह 2 वर्गों 3 वर्गों में बटे हुए थे, अब एक ही वर्ग में कर दिया। जो समाजवादी नागरिक था, जो वहाँ के नागरिक थे, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त कर दी। पूंजीपतियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया गया। वहाँ पे जो संपत्ति थी उनको समाप्त कर दिया गया। देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और देश में जितने भी संपत्ति थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार एक वर्गीकृत और शोषण मुक्त समाज आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद एवं नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की गई और यहाँ पे जो रूसी क्रांति के बाद एक नए समाज का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 4 है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। उत्तर, रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला सामाजिक और दूसरा आर्थिक। सामाजिक, रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रम भी शोषण के शिकार थे। अतः किसान मजदूर
जारशाही के विरोधी बन गए थे। रूस की आर्थिक स्थिति में भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्ध से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांति भावना को भी बल मिला। अगर स्वाभाविक है, किसी देश में अगर युद्ध होता है तो उस देश की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण उसकी आर्थिक इकोनॉमिक्स भी ख़राब हो जाती है। उसको बनने में बहुत ही समय लगता है और बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 5 है, रूस की संसद को क्या कहा जाता था? उत्तर, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 6 है, रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? उत्तर, रूस में कृषि दासता की समाप्ति जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 ईस्वी में हुई। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इन्हें देखकर आप एग्ज़ाम में ज़रूर जाइए। प्रश्न संख्या 7 है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं 2 उदाहरणों में स्पष्ट करें। उत्तर, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, इसके उदाहरण इस प्रकार है। पहला जो है, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक या सभारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इनसे अन्य क्षेत्रों में काफ़ी ही महत्व योगदान रहा और ये आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। दूसरा जो है, रूस क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभक्त हो गया। पहला जो था पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तीसरा जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ जारी रही। प्रश्न संख्या 8 है, रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? उत्तर, 1917 ईस्वी की रूस क्रांति बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9 है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति देते क्या? कैसे? चलिए उत्तर के माध्यम से समझाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें रूस जो अपने मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था। जार का मानना था, मतलब वहाँ के जो जार की सेना थी उनका यह मानना था कि युद्ध के अवसर पर जनता सरकार का समर्थन करेंगी। मतलब युद्ध जब हुआ तब उनको लगा कि यहाँ की जो जनता है वह सरकार की मदद करेगी। में आंतरिक विद्रोह कमज़ोर पड़ा और जब लड़ने गए तो वहाँ के आंतरिक विद्रोह कमज़ोर पड़ने लगे, परंतु जार को यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार होती गई। अगर स्वाभाविक है, सब मिल जाए, एक नेता को मिलकर हराना चाहे तो हरा देते हैं। सैनिक के पास ना तो अब अस्त्र शस्त्र थे और ना ही पर्याप्त संसद वस्त्र, क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से हथियार, कहाँ से अस्त्र शस्त्र आएंगे। इसलिए रूसी सेना की कमान स्वयं जाके संभाल रखी थी। पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस लगी। अगर आप हारेंगे तो उनकी निंदा तो करेंगे लोग। इस स्थिति से रूसी जनता और अधिक क्रोध हो गई तथा पूरी तरह से जारशाही को समाप्त के लिए कटिबद्ध हो गई। वस्तुतः प्रथम युद्ध में पराजय रूस में क्रांति के मार्ग प्रशस्त किए। प्रश्न संख्या 10 है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? उत्तर के माध्यम से हम आपको बताते हैं। रूस में विभिन्न प्रजातियों के निवासी थे। इनमें इस्लामों की संख्या सबसे अधिक थी। रूस जो थे वहाँ पे इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी इत्यादि भी थे और उनके अलावा
इन जाति के लोग भी रहते थे। ये भिन्न भिन्न भाषा तथा रीति रिवाजों को मानते थे और यहाँ के जो लोग थे वो अपने अपने जाति के थे और अपने अपने रीति रिवाज को मानते थे। इसलिए रूसी सरकार ने देश की एकता के लिए रूसीकरण की नीति अपनाई और यहाँ के जो नेता थे उन्होंने एक ही नीति अपनाई, जार की नीति। एक जार, एक चर्चा और एक रूसी। परंतु रूस का अल्पसंख्यक वर्ग जो था वह बोले कि हम अपने देश में एक ही प्रकार के कानून व्यवस्था लगाएंगे और वह हर एक जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, दोनों पे सेम लगाई जाएगी, जिससे कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। और यहाँ में भाषा हो, शिक्षा हो और संस्कृति लादने का प्रयास किया। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह कर दिया, जिसे दबा दिया गया और इस पर रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। प्रश्न संख्या 11 है, बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको शायद 2025 में एग्ज़ाम में भी मिल जाए। चलिए इस प्रश्न को जानते हैं हम। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिससे लोगों का निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी। अनेक विख्यात लेखकों और बुद्धिजीवी लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुल्वेन, फसदोर दोस्तोयेव्स्की, मैक्सवेल टोर्नी ने अपनी रचना द्वारा सामाजिक न्याय एवं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर एक नया प्रगतिशील समाज का निर्माण आह्वान किया। रूसी लोग विशेषतः किसान और मजदूर कार्ल मार्क्स के दर्शन से गहरे रूप से प्रभावित हुए। वे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर हो गए और यहाँ के जो बुद्धिजीवी थे वो वहाँ पर संघर्ष करने लगे और किसी के दबाव में नहीं आकर खुद किसान और मजदूर वर्ग है उन पर शासन किया जाता था, उनको दूर करने के लिए रूसी क्रांति को अपनाया और इसमें संघर्ष को तात्पर्य दिया और इस नीति को अपने रूप से हटा कर बाहर निकाल दिया। प्रश्न संख्या 12 है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ कैसे समझौता थी। उत्तर के माध्यम से देखेंगे। साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया। स्पष्ट यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। प्रश्न संख्या 13 है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति एवं एक सबहारा क्रांति थी, स्पष्ट करें। उत्तर, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस ने सबहारा वर्ग को अनेक सुविधा प्राप्त हुई। किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति तथा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समानता की स्थापना हुई। इन परिवर्तनों के रूस में किसान तथा मजदूरों का सम्मान बढ़ा। इसलिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति को सबहारा क्रांति कहा जाता है। इसमें सबहारा मजदूर को किसान के रूप में कार्य किया जाता है और इनकी जो चालू हुई थी वो 1917 में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की चांसेस बनता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 है, सबहारा वर्ग किसे कहते हैं। चलिए उत्तर के रूप में देखते हैं। सबहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। सबहारा वर्ग में मजदूर शामिल होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, किसान भी शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सबहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधाहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग है, इसे ही सबहारा वर्ग कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है,
शीत युद्ध से आप क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाकदंड द्वारा एक दूसरे राष्ट्र को नीचे दिखाना का वातावरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीपति राष्ट्र और रूपों के बीच इस प्रकार का शीत युद्ध चलता रहा।